नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि जो वर्क टाइम या नोटिंग प्रोसेस होती है, उसको कैसे किया जाता है और वर्क टाइम करने के कौन-कौन से मेथड होते हैं और वर्क टाइम मशीन होती है, वो कैसे वर्क करती है, उसके अंदर कौन-कौन से पार्ट होते हैं और किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है। और दोस्तों, मैनुअल बार पीसिंग क्या होती है, ऑटोमेटिक बार टाइम और नोटिंग क्या होती है, तो इसके बारे में मैं आज आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और करूँगा आपसे कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको सारा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो दोस्तों, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का टॉपिक है वार्प टाइम और नोटिंग ए वीविंग प्रोसेस, मैनुअल वार्प पीसिंग और ऑटोमेटिक वार्प टाइम और नोटिंग। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के बारे में बताऊं, मैं आपको बताता हूं कि जो वार्प टाइम होती है या वार्प नोटिंग होती है, तो वो क्यों की जाती है। दोस्तों, ये जो वार्प टाइम या वार्प नोटिंग प्रोसेस होती है, हमारे लूम के ऊपर तभी एप्लीकेबल होती है या अप्लाई की जाती है जब हमारे लूम के ऊपर एक ही क्वालिटी बार बार रिपीट हो रही होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि बार का एक बीम खाली हो गया, अब हमें एम्प्टी बीम को एक फुल वीवर्स बीम से रिप्लेस करना होता है। वो रिप्लेस करने की जो प्रोसेस होती है, तो वो दो तरीके से की जाती है दोस्तों। एक तो होती है मैनुअल बार पीसिंग और एक होती है ऑटोमेटिक बार पीसिंग। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा बीम एग्जॉस्ट हुआ, तो उसमें जो नीचे की लेयर बचती है, उसके जो एंड्स होते हैं, उनको हम न्यू वीवर्स बीम के एंड से नोटिंग कर देते हैं या उनकी मरोड़ी कर देते हैं, जिसको पीसिंग बोलते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा जो एम्प्टी बीम होता है, वो फुल वीवर बीम से रिप्लेस हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वार्प टाइम और वार्प नोटिंग। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि टाइप ऑफ वार्प नोटिंग कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, देखिए यहाँ पर पहला होता है आपका मैनुअल वार्प पीसिंग और दूसरा होता है दोस्तों ऑटोमेटिक वार्प टाइम और नोटिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ मैनुअल वार्प पीसिंग के बारे में। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है, इन दिस मेथड ऑफ वार्प पीसिंग ऑल दी एक्शंस ऑफ प्रोसेस आर परफॉर्म मैनुअली। दोस्तों, जो मैनुअल वार्प पीसिंग होती है, उसमें जो सारे काम होते हैं वो हाथों से किए जाते हैं। ए वेल ट्रेंड पर्सन डज दिस जॉब। एक ऐसा आदमी मैनुअल पीसिंग करता है, वो अपने काम में पूर्ण रूप से स्किल्ड होता है। वेरी हाई स्किल्ड इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस जॉब। दोस्तों, ये जो मैनुअल पीसिंग होती है, इसको करने के लिए जो आदमी कर रहा होता है, उसको अच्छी तरीके से स्किल होना होता है। व्हेन द एग्जिस्टिंग बार बीम इज एग्जॉस्टेड, जब क्या होता है कि हमारा लूप चल रहा है, चलते चलते क्या होगा कि लास्ट में जाके हमारा जो बीम होता है एंड हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। दिस बार बीम इज रिक्वायर्ड टू चेंज विद न्यू बार बीम। तो दोस्तों, अब क्या होता है कि अब हमें चेंज करना होता है। ये जो एम्प्टी बीम था, इसको एक न्यू बार बीम से चेंज करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द लीज इज इंसर्टेड इन द बार शीट ऑफ लूम बिफोर अनलोडिंग द एम्प्टी बार बीम। सबसे पहले जो हमारा मैनुअल पीसिंग करने वाला पर्सन होता है, वो क्या करता है कि बीम को अनलोड करने से पहले वो जो लूम की जो लेयर होती है बार की, उसके अंदर लीज डालता है। द एम्प्टी बार बीम इज अनलोडेड फ्रॉम द लूम एंड न्यू बीम इज लोडेड ऑन द लूम। अब इसके बाद में उसने लीज डाल दी, उसके बाद में वो क्या करेगा कि जो आपका बीम एग्जॉस्ट हुआ था, उसको अनलोड करेगा और अनलोड करने के बाद में जो बीम आपको मशीन पर लोड करना है, तो उसको वो नए बार बीम को मशीन पर लोड कर देगा, मतलब लूम पर लोड कर देगा। नाउ पीसर मेक्स द टेम्पररी पीसिंग स्टैंड विद द हेल्प ऑफ एल्युमिनियम पाइप्स एंड वुडन ब्लॉक्स। अब दोस्तों, जो पीसर होता है, मतलब जो मरोड़ी करने वाला बंदा होता है, वो क्या करता है कि एक टेम्पोरेरी पीसिंग स्टैंड बनाता है। तो उसमें वो क्या करता है कि एल्युमिनियम पाइप्स लेता है और वुडन ब्लॉक्स वगैरह लेता है, तो उनसे एक टेम्पोरेरी पीसिंग स्टैंड बनाता है। द वार्प शीट
of new bar beam is passed over the aluminum pipes। अब दोस्तों जो बार शीट होती है, जो नया बीम हमने रिप्लेस किया है, तो उसकी बार शीट को हम एल्युमिनियम पाइप से ऊपर से पास करते हैं। द एंड्स ऑफ लीजेस ऑन न्यू बार शीट एंड बार शीट ऑफ लूम आर टाइड ऑन द बोथ साइड ऑफ द टेम्पोरेरी पीसिंग स्टैंड। अब वो क्या करेगा कि जो लीज वगैरह होते हैं, तो उनके जो सिरे होते हैं, तो दोनों बीमों की लीज, मतलब एक तो आपकी जो नया बीम चढ़ाया आपने, नया बीम लोड किया है, उसकी लीज को, एंड को, और जो आपका बीम खत्म हुआ था, मतलब जो लूम के ऊपर लेयर बची थी जिसमें आपने लीज डाली थी, उसके भी जो लीजेज होते हैं उनके एंड को वो पाइप से बांध देता है। द पीसर स्टैंड्स between व्हीप रोलर एंड एल्युमिनियम पाइप्स। अब दोस्तों जो हमारा पीसर होता है वो व्हीप रोल और एल्युमिनियम पाइप का जो स्टैंड बना होता है उसके बीच में खड़ा हो जाता है। ही टेक्स ए बंच ऑफ ईच ऑफ वार्प एंड फ्रॉम द बोथ वार्प शीट फ्रॉम वन साइड ऑफ द मशीन। अब वो एक साइड से नोटिंग शुरू करता है, मतलब पीसिंग शुरू करता है, मरोड़ी शुरू करता है। तो क्या करता है कि कुछ धागे तो वो बीम साइड से ले लेता है और कुछ धागे वो ले लेता है आपके लूम वाली साइड से, और उनको क्या करता है, नाउ द पीसर टाइज दीज बंचेज ऑन हिज वेस्ट। अब वो जो बंच लिए थे उसने, एक तो नए बीम से कुछ धागे लिए थे, ग्रुप ऑफ एंड्स लिया था, और उसने लूम के साइड से भी एक ग्रुप ऑफ एंड्स लिया था, उनको अपनी कमर पर बांध लेता है। He slapped one end of new bar beam and one end of bar sheet of loom by hand। अब वो हाथ से एक धागा तो पकड़ता है, आपका जो लूम की बार शीट थी उससे पकड़ता है, और एक धागा पकड़ता है वो जो नया बीम हमने लोड किया उससे पकड़ता है। He cut the both ends as per requirement with the help of a sharp knife। अब वो दोनों एंड को उसने हाथ में पकड़ा, उसके बाद में वो एक नाइफ की सहायता से दोनों धागों के सिरों को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट काट लेता है। नाउ बोथ दी एंड्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक ए जॉइंट। अब वो क्या करता है, दोनों एंड को हाथ में पकड़ के उनको एक साथ ट्विस्ट करता है, तो उससे क्या होता है कि एक जॉइंट बन जाता है। दिस एक्शन इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन टिल कंप्लीशन ऑफ पीसिंग। और दोस्तों ये जो एक्शन होता है ट्विस्ट करने का, तो बार बार यही प्रोसेस रिपीट किया जाता है। द लीज हेल्प्स टू सेपरेट द एंड इन करेक्ट सीक्वेंस एंड प्रिवेंट क्रॉसिंग ऑफ एंड्स टू ईच अदर। और जो दोस्तों लीज डाली होती है हमने, तो वो क्या करती है कि आपके जो बार के धागे होते हैं या एंड्स होते हैं, तो एक तो जो लूम की तरफ से लीज पड़ी हुई है उसके, और एक जो न्यू बार बीम में लीज पड़ी हुई है उसमें जो एंड्स होते हैं, तो उनको अलग अलग करके रखता है और एक दूसरे से क्रॉस होने से बचाता है। तो दोस्तों ये तो होता है आपका मैनुअल बार पीसिंग होती है, तो इसके अंदर किसी भी मशीन की आवश्यकता नहीं होती है। बट दोस्तों ये जो मैनुअल बार पीसिंग होती है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। डिसएडवांटेजेस ऑफ मैनुअल पीसिंग, तो दोस्तों मैंने दिए हुए हैं नीचे, देखिए। पहला डिसएडवांटेज क्या होता है, मैनुअल पीसिंग इज हाईली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये जो मैनुअल पीसिंग होती है ये बहुत हाईली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, मरोड़ी करने की जो प्रोसेस होती है। द एंड्स जॉइंट्स आर नॉट टू स्ट्रॉन्ग, और जो हम हाथ से उनको ट्विस्ट करते हैं दो एंड को एक साथ के लेके, तो इनसे जो जॉइंट बनता है वो मजबूत नहीं होता है। द ट्विस्टेड जॉइंट्स आर ओपन ड्यूरिंग पीस्ड बार पुलिंग। क्या होता है दोस्तों, जब हम मशीन को चालू करते हैं, चालू करने के बाद में वो जो ट्विस्टेड जॉइंट होते हैं, एक तो ड्रॉप इन से पास होते हैं, और एक आपके फिर हील्ड वायर से पास होते हैं, हील्ड वायर की आई से पास होते हैं, और उसके बाद में डेंट ऑफ द रीड से पास होते हैं। तो पास होते समय ये जो ट्विस्टेड जॉइंट होते हैं इनके खुलने की पूरी संभावना होती है। द वार्प टेंशन इज नॉट इक्वल एट बोथ साइड ऑफ वार्प शीट आफ्टर पीसिंग। अब दोस्तों क्या होता है कि जब वो पीसर हमारा नोटिंग करता है, तो जब एक तरफ से चलता है और जब लास्ट पे पहुंचता है पीसिंग करते हुए, मरोड़ी करते हुए, तो जैसे जैसे वो पीसिंग करता जाता है तो जो वार्प का टेंशन होता है वो टाइट होता जाता है। तो जहां से उसने
स्टार्ट की है वहां पे जो टेंशन होगा बार्ब का, और जहां पे उसने फिशिंग को एंड किया है वहां पे जो बार्ब का टेंशन होता है वो इक्वल नहीं होता है दोनों तरफ, तो उसमें टेंशन वेरिएशन आ जाता है। हाई एंड ब्रेकेज occurs ड्यू टू अनइवन बार्ब टेंशन व्हेन लूम इज रीस्टार्टेड। अब दोस्तों मैंने ऊपर बताया कि दोनों सेल्वेजेस के ऊपर क्या होता है कि टेंशन वेरी कर जाता है, एक तरफ लूज हो जाएगा एक तरफ टाइट हो जाएगा। तो अब वो क्या करेगा कि लूम को स्टार्ट करेगा और लूम को चलाएगा भी, तो चलाने में या उसको खींचने में और खींचने के बाद में फिर उसको टाइट करने में प्रॉब्लम होती है और बहुत ज्यादा धागे टूटते हैं। लूम इफिशियंसी इज रिड्यूस्ड। अब दोस्तों पहली बात तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, दूसरी जो डिसएडवांटेज जॉइंट्स आर नॉट एनफ स्ट्रॉन्ग, और तीसरा प्रॉब्लम हो गया आपका टेंशन वेरिएशन का। तो इससे क्या होता है आपकी जो लूम की एफिशिएंसी होती है वो प्रभावित होती है। एक्स्ट्रा पर्सन में बी नीडेड टू ड्रॉ ब्रोकन एंड्स। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि नॉट पुलिंग के टाइम पे क्या होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं उनके ओपन होने की संभावना होती है, तो उससे बहुत सारे जो धागे होते हैं वो टूट जाते हैं। तो उनको भरने के लिए आपको डिपार्टमेंट के अंदर एक्स्ट्रा पर्सन की आवश्यकता होती है जो कि उन टूटे हुए धागों को भर सके। देयर में भी चांसेस ऑफ रॉन्ग ड्रॉइंग और रॉन्ग डेंटिंग। और दोस्तों अब जितने ज्यादा धागे टूटेंगे उसके, तो उनको जो हमारा भरने वाला व्यक्ति होगा वो भरेगा, तो भरते टाइम पे उससे कुछ गलती भी हो सकती है, तो वहां पर रॉन्ग ड्रॉइंग और रॉन्ग डेंटिंग आने की पूरी संभावना हो जाती है। देयर में भी पैटर्न मिस्टेक इन द बार, और धागा ज्यादा टूटने की वजह से आपके बार बीम के अंदर क्या होगा पैटर्न मिस्टेक भी हो जाती है। हाई एंड ब्रेकेज ड्यूरिंग फिस्ट बार पुलिंग कैन कॉज द एंड क्रॉसिंग। और दोस्तों जब हमारे धागे टूटते हैं तो दो पोजीशन में टूटते हैं। यदि वो आफ्टर ड्रॉप पिंस या ड्रॉप वायर टूटते हैं तो वो अपनी सही पोजीशन में एग्जैक्ट पोजीशन में ड्रॉ किए जा सकते हैं। यदि आपके जो एंड्स हैं बिफोर ड्रॉप वायर टूट गए तो क्या होगा उनको सीधा करना मुश्किल हो जाता है और वहां पर क्रॉसिंग आने की पूरी पूरी संभावना होती है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ऑटोमेटिक बार्ब टाइंग और नोटिंग क्या होती है। तो दोस्तों इसके पहले कि मैं ऑटोमेटिक बार्ब टाइंग और नोटिंग के बारे में डिस्कशन करूं, तो इससे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों देखिए ऑटोमेटिक बार्ब टाइंग और नोटिंग क्या होती है। देखिए द बार्ब टाइंग और नोटिंग मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट मशीन इन द वीविंग शेड। दोस्तों ये जो बार्ब टाइंग मशीन होती है, ऑटोमेटिक बार्ब टाइंग मशीन, ये लूम शेड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मशीन होती है। When a style of fabric design is repeated for long time on a loom। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आपको जो ऑर्डर होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें मीटरेज बहुत ज्यादा होती है, तो जितना आपका ऑर्डर होता है तो उतनी बार लेंथ तो आप एक बार बना नहीं सकते, तो उसको 2 बीम 4 बीम 6 बीम में आप डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद में फिर क्या करते हैं कि आपने एक बीम बनाया और अपनी मशीन की जो ड्राइंग कराई, ड्राइंग करने के बाद में आपने मशीन चालू कर दी। अब वो जो बीम लगाया था आपने, जब वो एग्जॉस्ट होता है खाली होता है, तो अब यहाँ पे क्या है कि आपकी जो स्टाइल है फैब्रिक की वो रिपीट हो रही है। तो रिपीट होगी तो आपको ड्राइंग की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ आपको नोटिंग करनी होती है। व्हेन द डिजाइन इज रिपीटेड, तो जब डिजाइन रिपीट होती है फ्रेश ड्राइंग इन बार्ब इज नॉट रिक्वायर्ड। तो दोस्तों हमें दोबारा से ड्राइंग इन करने की आवश्यकता नहीं होती है। द एंड्स ऑफ न्यू बार्ब बीम आर joined with the end of barb sheet of the loom with the help of automatic barb tying और knotting machine। तो दोस्तों उसमें हम क्या करते हैं कि जो लूम से जो बार्ब शीट मिली उसके एंड जो और जो नया बीम लगाया उसके एंड को हम ऑटोमेटिक बार्ब टाइंग की सहायता से ज्वाइन कर देते हैं। द बार्ब नोटिंग इज कंप्लीटेड इन 2 फॉलोइंग वेज। तो दोस्तों जो पहला स्टेप होता है टाइंग और नोटिंग मशीन में, तो वो होता है ड्रेसिंग ऑफ बार्ब शीट। मतलब जो बार्ब शीट होती है उसकी ड्रेसिंग करी जाती है नोटिंग मशीन ड्रेसिंग स्टैंड पे।
ये मैंने आपको दिखाया हुआ है। ये नोटिंग मशीन ड्रेसिंग स्टैंड है। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक जो आपका जो नया बीम लगाया है उसकी वार्प शीट लेते हैं और उसको पूरे स्टैंड के ऊपर स्प्रेड करते हैं, और स्प्रेड करने के बाद में फिर उसको ड्रेसिंग ब्रश से हम उसको एक एक धागे को फैलाते जाते हैं। दोस्तों देखिए, ये है आपका ड्रेसिंग ब्रश है। तो इस ब्रश को राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से जैसे भी आदमी काम करता है वो पकड़ेगा और अपनी वार्प शीट के ऊपर लगा के इस ड्रेसिंग स्टैंड के ऊपर फैला देता है। और फैलाने के बाद में फिर वो दोस्तों क्या करता है, उसमें लीज वगैरह भी डालता है। लीज स्ट्रिंग डालेगा और ये जो सारे धागे हैं यहाँ पे रीड वगैरह लगा के हाफ रीड लगाता है, हाफ रीड लगा के फिर पीछे को उसकी क्रॉसिंग ले जाएगा और जो लीज के आगे की क्रॉसिंग है उसको इधर आगे की तरफ निकालता है। उसके लिए यहाँ पे एक ड्रेसिंग रोलर होता है, तो ड्रेसिंग रोलर की सहायता से वो उस क्रॉसिंग को निकालता है और फिर उसके बाद में वहां पे क्लैंप वगैरह लगाता है। एक क्लैंप यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ लगता है और एक क्लैंप यहाँ से लेके यहाँ तक लगता है। तो जो आपकी जो बीम की जो सीट होती है जिसको आप बदल रहे हो वो क्लैंप कर देता है और इसी तरीके से फिर वो जो लूम से सीट मिल रही है बात की उसको ड्रेसिंग करता है इसी स्टैंड के ऊपर, सेम प्रोसेस अपना के, और उसको भी क्लैंप कर देता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर दिखाई हुई है, ये देखिए आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो बार्ब सीट है तो यहाँ पे क्लैंप की हुई है, कैसे क्लैंप करी जाती है। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ये ड्रेसिंग रोलर होता है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर होता है या तो यहाँ पे लगाएगा, अगर लीज होगी तब तो वो आपको यहाँ सेंटर से लगाता है, यहाँ पे लीज होती है, और लीज नहीं होती है तो यहाँ से हाफ रीड लगाएगा और हाफ रीड लगा के इधर को लाएगा और लाने के बाद में इस रोलर को वो घुमाता जाता है, तो जो क्रॉसिंग होती है वो खत्म होती जाती है। तो दोस्तों देखिए अब ये है मेटालिक ब्रश है। तो मेटालिक ब्रश का क्या काम होता है, यदि आप जब क्या करते हैं कि डबल प्लाई यार्न की नोटिंग करते हैं तो वहां पर आपको मेटालिक ब्रश की आवश्यकता नहीं होती है। बट यदि आप सिंगल प्लाई के बीम के धागे की नोटिंग कर रहे हैं तब क्या होता है कि आपके बीम के अंदर स्टिकिंग एंड होते हैं, मतलब बहुत जगह पर दो एंड आपस में चिपके होते हैं, वहां पर सेपरेशन नहीं हो पाता है, तो वो नोटिंग के दौरान उनको अलग करना जरूरी होता है। तो ये जो ब्रश होता है तो बार्ब शीट के ऊपर ये जो मेटालिक ब्रश होता है इसको हम रगड़ते हैं। तो रगड़ने से क्या होता है कि जो स्टिकिंग एंड होते हैं वो ऑप्टिमम लेवल तक सेपरेट हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए कैसे किया जाता है, कैसे काम आगे बढ़ता है। द एम्प्टी बीम इज अनलोडेड फ्रॉम लूम, ये जो एम्प्टी बीम होता है उसको हम लूम से अनलोड करते हैं। एंड इज रिप्लेस्ड विद न्यू बार बीम, और हम इसकी जगह पर एक नया बार बीम लगा देते हैं। नाउ नोटर सेट्स द नोटिंग स्टैंड बिहाइंड द लूम। तो दोस्तों उसके बाद में जो नोटर होता है वो अपने ड्रेसिंग स्टैंड को या नोटिंग स्टैंड को बीम के पीछे या लूम के पीछे एडजस्ट करता है। देखिए दोस्तों ये है आपका नोटिंग स्टैंड है, या ये देख लीजिए ये नोटिंग स्टैंड है। तो इसको बिल्कुल लूम के पैरेलल पीछे इसको सटा देता है या चिपका देता है, और फिर वो क्या करता है देखिए यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल द वार्प शीट ऑफ न्यू बीम इज टेकन ओवर द नोटिंग स्टैंड। दोस्तों सबसे पहले जो नया बीम होता है उसकी वार्प शीट को नोटर लेता है और जो आपका ड्रेसिंग स्टैंड या नोटिंग स्टैंड होता है उसके ऊपर फैलाता है। देन द एंड्स आर स्प्रेड आउट ऑन द स्टैंड। ए ब्रश रोलर होल्ड द वार्प शीट टेम्पोररीली। दोस्तों मैंने ऊपर ही बताया कि एक ड्रेसिंग रोलर होता है उसको ब्रश रोलर भी कहते हैं। तो जो ब्रश रोलर होता है वो टेम्पोररीली क्या करता है आपके वार्प शीट के धागों को होल्ड करता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये आपका जो ब्रश रोलर है या ड्रेसिंग रोलर है, आपके जो एंड्स हैं इनको ग्रिप करता है। तो अब देखिए दोस्तों आगे, नाउ द लीज rods are inserted into the warp sheet। अब दोस्तों क्या करता है नोटर कि हमारे बीम के अंदर भी लीज होती है, तो उसमें क्या होता है स्ट्रिंग पड़े होते हैं। तो स्ट्रिंग पड़े होने से वहां पर ड्रेसिंग नहीं हो सकती है, तो उसके लिए वो क्या करता है लीज रॉड होती हैं तो उनको इंसर्ट करता है
आपके जो नया बीम रिप्लेस कर रहे हैं उसमें भी डालेगा, और जो आपकी लूम की जो सीट है बार की उसमें भी वो लीज रॉड इंसर्ट करता है। द एंड्स आर टाइटेंड बाय रोटेटिंग ब्रुश रोलर। अब वो ब्रुश रोलर को घुमाता है जिससे आपके जो वार्प शीट के धागे होते हैं वो टाइट हो जाते हैं। व्हेन ऑल द एंड्स ऑफ वार्प शीट गेट्स टेंशन प्रॉपरली। दोस्तों जैसे ही आपके वार्प शीट के धागे प्रॉपरली टाइट हो जाते हैं, द टेल ऑफ वार्प शीट इज क्लैम्प्ड बाय क्लैंपिंग स्ट्रिप्स। तो दोस्तों टाइट होने के बाद में वो क्या करेगा कि जो वार्प शीट की टेल होती है, मतलब जो वार्प शीट के जो सिरा होता है उसको एक क्लैंप से टाइट कर देते हैं। नाउ नोटर सेपरेट्स ऑल द एंड्स विद द हेल्प ऑफ ड्रेसिंग ब्रश। अब नोटर दोस्तों क्या करता है कि जो उसका ड्रेसिंग ब्रश होता है उसको हाथ में लेके जो शीट में धागे होते हैं उनको अलग अलग करता है। दोस्तों ये देखिए, ये है आपका ड्रेसिंग ब्रश है। ये जो ड्रेसिंग ब्रश है इसको लेके इस वार्प शीट के ऊपर यहाँ से इधर की ओर चलाता जाता है ब्रश को, तो आपके जो धागे होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। द ब्रश रोलर इज रोटेटेड आफ्टर ईच एंड सेपरेशन। तो दोस्तों जैसे ही वो पूरी शीट के ऊपर ब्रश लगा देता है या ड्रेसिंग करता है एक बार, उसके बाद में अपने ब्रश रोलर को क्या करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है। द प्रोसेस ऑफ एंड सेपरेशन इज रिपीटेड टिल कंप्लीशन ऑफ प्रॉपर एंड सेपरेशन। तो दोस्तों ये जो एंड सेपरेशन की प्रोसेस होती है इसमें कि हमारा नोटर ड्रेसिंग ब्रश से धागों को अलग अलग करता है तब तक जारी रहती है जब तक कि जो आपके धागे हैं कंप्लीटली अलग अलग नहीं हो जाते हैं। नाउ द एंड्स ऑफ वार्प शीट आर ब्रॉड ऑन देयर प्रॉपर प्लेस विद द हेल्प ऑफ हाफ कॉम्ब। अब दोस्तों क्या होता है कि हमने क्या किया कि उनकी अच्छी तरीके से ड्रेसिंग कर ली है। अब हमें जो धागे हैं तो उनको लीज की पोजीशन के हिसाब से उनको आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी सही से करना है, तो उसके लिए एक हाफ कॉम्ब लेते हैं। व्हेन ऑल द एंड्स गेट देयर प्रॉपर पोजीशन द वार्प शीट इज फिक्स्ड ऑन द स्टैंड विद द हेल्प ऑफ शीट फिक्सिंग क्लैंप। तो दोस्तों जब हमारे सारे के सारे जो एंड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू लीज या लीज के अनुसार जो उनकी पोजीशन होनी चाहिए वो मिल जाती है फ्रंट में भी और बैक में भी, तो उसके बाद में हम सीट को दोनों तरफ क्लैंप कर देते हैं, आगे भी और पीछे भी। तो दोस्तों मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये है, तो यहाँ पे आपकी लीज पड़ जाएगी, यहाँ पे आपकी लीज पड़ गई, और लीज पड़ने के बाद में फिर क्या होता है कि सारे धागे ड्रेसिंग कर लिए, मतलब अलग अलग कर लिए। अब वो क्या करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का हाफ कॉम्ब होगा, तो हाफ कॉम्ब से लीज से धागे इधर की तरफ ले जाएगा, कॉम्ब को मारते हुए इधर को जाएगा, तो आपके जो धागे हैं इधर की साइड में तो क्रॉसिंग पार हो जाएगी और ये धागे सीधे हो जाएंगे। और इसी तरीके से ये इधर की तरफ करेगा, यहाँ से कॉम्ब लेके इधर को आएगा, तो फिर क्या होगा, और इस ब्रश को घुमाता जाएगा, तो जो आपकी क्रॉसिंग होगी वो भी इधर आ जाएगी, बाहर निकल जाएगी। फिर वो यहाँ पे क्लैंप रखेगा और जो सीट है दोनों तरफ इधर भी और इधर भी अपनी जो वार्प सीट है उसको क्लैंप कर देगा। नाउ द लीज रॉड्स आर रिप्लेस्ड बाय हार्नेस स्ट्रिंग। अब क्या करते हैं कि जो हमारी लीज रॉड्स होती हैं उनको निकालते हैं और उनकी जगह पर हार्नेस स्ट्रिंग डाल देते हैं। एंड दीज आर टाइड ऑन द बोथ एंड ऑफ द स्टैंड। और जो लीज की स्ट्रिंग होती हैं उनको जो ड्रेसिंग स्टैंड होता है या नोटिंग स्टैंड होता है तो उनके दोनों सिरों पर बांध दी जाती हैं। नाउ नोटर टेक्स द वार्प शीट ऑफ लूम ओवर द स्टैंड। तो दोस्तों अब क्या करता है कि नोटर अब जो लूम की वार्प शीट थी तो उसको लेता है। एंड सेम प्रोसेस इज रिपीटेड एज मेंशन्ड अबव। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो आपके न्यू बीम की वार्प शीट थी उसकी ड्रेसिंग कैसे की, तो सेम तरीके से आपके जो लूम की सीट होती है उसकी ड्रेसिंग की जाती है। नाउ ड्रेसिंग प्रोसेस ऑफ वार्प सीट इज कंप्लीटेड। तो इस तरीके से आपकी जो ड्रेसिंग प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है। एंड नोटर स्टार्ट नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज कॉल्ड नोटिंग।
अब जो नोटर होता है हमारा मशीन को प्लेस करता है ड्रेसिंग स्टैंड के ऊपर और फिर वो नोटिंग करता है, तो उसको हम नोटिंग बोलते हैं। अब दोस्तों देखिए नोटिंग, तो नोटिंग दोस्तों देखिए कैसे होती है। यहाँ पर देखिए नोटर माउंट्स द नोटिंग मशीन ऑन द स्टैंड। जो हमारा नोटर होता है वो मशीन को नोटिंग मशीन स्टैंड पे माउंट करता है, ड्रेसिंग स्टैंड पे माउंट करता है। ही फिक्स द मशीन बाय लॉकिंग द गियर्स विद टू थ्रेड रैक। तो जो हमारा नोटिंग मशीन का जो ड्रेसिंग स्टैंड होता है तो उसमें क्या होता है, दोनों तरफ टू थ्रेड रैक बना होता है, तो उसमें वो मशीन को रखता है। फिर जो हमारे गियर होते हैं जो मशीन को चलाते हैं तो उनको वो लॉक कर देता है। नाउ द लीज स्ट्रिंग्स आर पास्ड थ्रू लीज पाइप। अब क्या होता है कि जो लीज की स्ट्रिंग थी तो मशीन के जो लीज पाइप होते हैं उनसे पास कर दी जाती है। एंड आर टाइड ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टैंड। और जो हमने स्ट्रिंग पास करी हैं उनको हम पास करने के बाद में स्टैंड के राइट साइड पे फिर उनको बांध देते हैं। द पावर सप्लाई ऑफ नोटिंग मशीन इज कनेक्टेड टू द सप्लाई पॉइंट। इसके बाद में हम नोटिंग मशीन में पावर सप्लाई देते हैं। नोटर स्टार्ट द मशीन बाई पुशिंग स्टार्ट बटन। अब जो नोटर होता है वो पुश बटन को स्टार्ट करता है। द मशीन ऑटोमेटिकली ज्वाइंस द एंड ऑफ बोथ बार सीट। तो जब मशीन स्टार्ट हो जाती है फिर वो ऑटोमेटिकली आपके दोनों बार सीट के एंड्स को आपस में नोटिंग करती जाती है। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो हमारा मशीन होता है, नोटिंग मशीन होता है, तो वो कैसे वर्क करता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो इसके पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ नोटिंग मशीन। तो मैंने सारे पार्ट बताए हुए हैं, उनके फंक्शन बताए हुए हैं, तो मैंने सीरियल वाइज बताया हुआ है, आप देखते रहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहला होता है इलेक्ट्रिक मोटर। तो एन इलेक्ट्रिक मोटर इज माउंटेड इनसाइड द मशीन। दोस्तों तो क्या होता है कि जो मशीन का टॉप होता है तो टॉप के कवर होते हैं जो उसके अंदर ये जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो माउंट होती है। टू थ्रेड पुली इज माउंटेड ऑन द मोटर रोटर शाफ्ट। और एक टू थ्रेड पुली होती है वो हमारे इलेक्ट्रिक मोटर के रोटर शाफ्ट पर माउंट होती है। द मोशन इज ट्रांसमिटेड टू द मैकेनिज्म बाय ए टू थ्रेड बेल्ट। तो दोस्तों जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर से जो मोशन का ट्रांसमिशन होता है वो एक टू थ्रेड बेल्ट की सहायता से होता है। इट इज ए डीसी मोटर। ये एक डीसी मोटर होती है। 180 वोल्ट एसी सप्लाई इज यूज्ड टू रन दिस मोटर। तो दोस्तों क्या होता है कि ये जो हमारी नोटिंग मशीन होती है तो इसको जो पावर सप्लाई की जरूरत होती है वो होती है आपकी 180 वोल्ट एसी। ए वोल्टेज स्टेबलाइजर इज यूज्ड टू सप्लाई कांस्टेंट वोल्टेज टू द मोटर। दोस्तों ये जो 180 वोल्ट की सप्लाई होती है तो हमारे कंट्री में कहीं होती नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग करते हैं जिससे कि हम वोल्टेज को एडजस्ट कर लेते हैं। तो वही सप्लाई हमें मोटर में देनी होती है। दिस एसी सप्लाई इज कन्वर्टेड इनटू डीसी ऑटोमेटिकली बाय वोल्टेज कन्वर्टर इन द मशीन। तो दोस्तों क्या होता है कि हमारी मशीन के अंदर, नोटिंग मशीन के अंदर सिस्टम लगा होता है, वो हमारी 180 वोल्ट की जो सप्लाई है एसी उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों ये देखिए, आपको दिखेगा ये मशीन है, नोटेक्स की मशीन है। तो देखिए यहाँ पे, तो ये तो आपका रेगुलेटर होता है, मतलब इसको आप जितना घुमाते जाएंगे क्लॉक वाइज में उतनी आपकी मशीन की स्पीड बढ़ती जाती है। और ये आपका पुश बटन है, इसको चालू करेंगे तो आपकी मशीन चल पड़ेगी और ये मशीन ऑटोमेटिक होती है। जैसे ही मशीन को पता लगेगा कहीं पर भी कोई धागा नोटिंग होने से रह जाता है, कट तो गया, नोटिंग नहीं हुआ, तो आपकी मशीन होती है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। और दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे एक लैंप लगा होता है जिससे देखने में आसानी होती है। ये आपका हैंड व्हील होता है, तो इससे आप मशीन को मैन्युअली भी चला सकते हैं। अब दोस्तों देखिए कंट्रोल यूनिट। तो ऑल द फंक्शंस ऑफ नोटिंग मशीन आर कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। ये जो नोटिंग मशीन होती है तो इसके जितने भी फंक्शन होते हैं
वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होते हैं। द स्पीड ऑफ मशीन इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय रोटेटिंग ए नॉब माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द मशीन। तो ये जो मशीन होती है तो इसकी जो स्पीड है उसको कंट्रोल करने के लिए मशीन के टॉप में एक नॉब लगा होता है, तो उसको घुमाने से हमारी स्पीड घटती भी है और बढ़ती भी है। दोस्तों मैंने ऊपर भी बताया आपको, ये नॉब लगा होता है, रेगुलेटर होता है, स्पीड रेगुलेटर होता है। If machine fails to select the end of top और bottom layer, दोस्तों यदि मशीन जब नोटिंग कर रही है और वो कभी भी टॉप लेयर या बॉटम लेयर के एंड को सिलेक्ट करने में फेल हो जाती है, फीलर्स सेंड ए सिग्नल टू द कंट्रोल यूनिट। तो जो फीलर लगे होते हैं वो कंट्रोल यूनिट को सिग्नल भेजेगा एंड स्टॉप्स इमीडिएटली, और मशीन को तुरंत बंद कर देगा। स्टार्ट स्टॉप एंड इंचिंग पुश बटन्स आर माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ कंट्रोल यूनिट कार्ड। तो दोस्तों ये जो हमारी मशीन होती है उसके अंदर स्टार्ट स्टॉप और इंचिंग पुश बटन प्रोवाइड किए जाते हैं। बट दोस्तों ये जो यहाँ पे दिखाया हुआ है ये कुछ ओल्ड वर्जन की मशीन है। दोस्तों जो आज के डेट की जो मशीन होती है उसमें 3 बटन होते हैं यहाँ पे लगे होते हैं। एक स्टार्ट बटन होता है, एक स्टॉप बटन होता है और एक होता है आपका इंचिंग। तो उससे इंचिंग से क्या होता है, हमारी मशीन स्लोली चलेगी, मतलब धीमे धीमे चलेगी। और जो स्टार्ट बटन होता है उसको जैसे ही पुश करोगे तो जितनी भी आपने स्पीड सेट करी है उतने पर चल पड़ेगी, और स्टॉप बटन दबा दोगे तो आपकी मशीन बंद हो जाती है। ऑल द मशीन ऑपरेशंस आर इनिशियलाइज्ड बाय दीज पुश बटन। तो दोस्तों इन्हीं पुश बटन को उपयोग करके हम मशीन के सारे ऑपरेशन करते हैं। अब दोस्तों देखिए नोट्स काउंटर। तो नोट्स काउंटर क्या होता है? नोट्स काउंटर होता है दोस्तों जो आपके मशीन के ऊपर एक डिस्प्ले लगी होती है, तो उसके अंदर हमेशा जो नोट्स की संख्या होती है वो आती रहती है। सपोज करिए आपने जो नोटिंग की 10,000 धागे थे, तो जब आप नोटिंग करेंगे तो सारे 10,000 धागे की नोटिंग रीडिंग उसमें आ जाती है। ए नोट्स काउंटर इज माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द मशीन। जो नोट्स काउंटर होता है वो मशीन के टॉप में लगा होता है। विच काउंट्स द नंबर ऑफ नोट्स कंप्लीटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो वो जो नोट्स लगा रहे हैं उसको काउंट करता रहता है। अब दोस्तों देखिए मशीन ट्रेवलिंग गियर्स। These gears are mounted in the bottom of machine। तो दोस्तों हमारी मशीन के अंदर जो मशीन को ट्रेवल करने के लिए गियर्स लगे होते हैं वो मशीन के बॉटम में लगे होते हैं। When the noting machine is kept over the noting machine stand। दोस्तों जब हमारा नोटर नोटिंग मशीन को नोटिंग मशीन स्टैंड के ऊपर माउंट करता है, these gears are engaged with टू-थर्ड रैक ऑफ स्टैंड बाय प्रेसिंग द गियर लॉक्स। तो दोस्तों मशीन के अंदर गियर लॉक्स लगे होते हैं, तो ऑपरेटर हाथ की सहायता से क्या करता है कि उन गियर लॉक्स को दबा देता है। तो जो हमारे मशीन ट्रेवलिंग गियर्स होते हैं वो नोटिंग मशीन स्टैंड के टू-थर्ड रैक के टीथ के साथ में इंगेज हो जाते हैं। व्हेन द लॉक इज प्रेस्ड द ट्रेवलिंग गियर कम्स downward and is engaged with teeth of rack। The toothed rack is fixed। दोस्तों नोटिंग मशीन के अंदर जो टूथेड रैक होता है वो फिक्स होता है। When the machine becomes start, जब हमारी मशीन स्टार्ट होती है, the gears also rotates। तो नोटिंग मशीन के गियर भी रोटेट करते हैं। The machine travels on the rack with the help of रोटेटिंग गियर्स ऑन टूथेड रैक। तो जब हमारी जो टूथेड रैक होते हैं वो फिक्स होते हैं, तो जब हमारी मशीन के जो गियर्स होते हैं ट्रेवलिंग गियर्स होते हैं जब वो घूमते हैं तो हमारी जो नोटिंग मशीन होती है रैक के ऊपर ट्रेवल करने लगती है। अब दोस्तों देखिए सिलेक्शन नीडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये अगर आप सही से सेलेक्ट नहीं करते हो तो हमें नोटिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। कभी तो डबल एंड पकड़ने लगता है हमारा मशीन, और कभी क्या होता है कि धागा स्किप करने लगता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नोटिंग मशीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नोटिंग मशीन का। 2 नीडल्स ऑफ सेम साइज आर यूज्ड ड्यूरिंग प्रोसेस। दोस्तों नोटिंग प्रोसेस के दौरान हम किसी भी बीम की नोटिंग करने के लिए 2 नीडल्स
का प्रयोग करते हैं और दोनों नीडल की डायमेंशन, स्पेसिफिकेशन वगैरह सब आइडेंटिकल होते हैं, समान होते हैं। मेन फंक्शन ऑफ सिलेक्शन नीडल इज टू सेलेक्ट सिंगल एंड फ्रॉम ईच लेयर ऑफ बार्ब सीड। तो दोस्तों मशीन के अंदर क्या होता है कि जो हमारी सिलेक्शन नीडल होती है, एक तो टॉप में लगी होती है, एक बॉटम में लगी होती है, और जो बॉटम की नीडल होती है वो बॉटम लेयर से एक धागे को सिलेक्ट करती है। टॉप की जो नीडल होती है सिलेक्शन नीडल, वो टॉप लेयर से एक धागे को सिलेक्ट करती है। दीज सिलेक्शन नीडल्स आर नीडेड टू चेंज व्हेन वार्प काउंट चेंजेस। दोस्तों यदि हम जो नोटिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि यदि वार्प का काउंट चेंज हो गया है तो वहां पे आपको जो सिलेक्शन नीडल होती है उसके नंबर को चेंज करना होता है। तो जो नोटिंग मशीन होती है उसके अंदर जो आपका बॉक्स होता है, इसके अंदर नोटिंग मशीन रखी जाती है, तो वहीं पर एक चार्ट लगा होता है, तो वो आपको बताता है कि आपके काउंट के हिसाब से किस नंबर की नीडल यूज की जाएगी। तो वो सब वहां पे लिखा होता है। डिफरेंट नंबर ऑफ सिलेक्शन नीडल्स आर पुट इन रिजर्व अकॉर्डिंग टू वेरियस टाइप ऑफ वार्प काउंट टू बी यूज्ड। अब दोस्तों ये डिपेंड करता है कि जो भी लूम शेड है उसके अंदर जो ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, कौन से काउंट के वार्प बनते हैं, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है कि जो सिलेक्शन नीडल्स होती हैं उनके पेयर्स को रिजर्व में रखना पड़ता है। अब दोस्तों देखिए यार्न फीलर। द फंक्शन ऑफ फीलर इज टू सेंड द कंफर्मेशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ एंड टू बी नोटेड। तो दोस्तों क्या होता है कि जो यार्न का फीलर होता है वो एक कंफर्म करता है कि जो हमने यार्न का सिलेक्शन किया है वो कंफर्म है कि नहीं है। तो इफ प्रॉपर सिलेक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड, तो दोस्तों यदि हमारी जो सिलेक्शन नीडल है वो मिस करती है धागे को सिलेक्ट करने में, द कंट्रोल यूनिट स्टॉप्स द मशीन इमीडिएटली। तो जो मशीन का कंट्रोल यूनिट होता है हमारी नोटिंग मशीन को इमीडिएटली स्टॉप कर देता है। इन द नोटिंग मशीन टू फीलर्स आर यूज्ड। तो जो नोटिंग मशीन होती है उसके अंदर दो फीलर प्रयोग किए जाते हैं, वन फॉर बॉटम लेयर एंड अनदर फॉर टॉप लेयर। दोस्तों एक फीलर बॉटम लेयर के लिए होता है और एक फीलर टॉप लेयर के लिए होता है। दीज फीलर्स मूव्स बाय प्रेशर ऑफ यार्न। तो ये जो हमारे यार्न फीलर होते हैं वो कोई उसमें ड्राइव नहीं होती है, ना ही उनको कोई मोशन मिलती है कहीं से। तो वो क्या होता है कि यार्न के प्रेशर के वजह से ही वो फॉरवर्ड मूव करते हैं। अब दोस्तों देखिए यार्न कैरियर। द मेन फंक्शन ऑफ यार्न कैरियर इज टू कैरी द सेलेक्टेड एंड्स इन बिटवीन द यार्न ग्रिपर्स। तो दोस्तों जो यार्न कैरियर होता है वो क्या होता है कि डबल साइडेड हुक होता है। तो उसका फंक्शन क्या होता है कि जो सिलेक्शन हो गया है हमारे एंड्स का, जो सिलेक्शन नीडल्स ने सिलेक्शन किया एंड्स का, तो उनको वो आगे ले जाता है ग्रिपर के अंदर। व्हेन सिलेक्शन प्रोसेस हैपन्स, जब हमारी सिलेक्शन की प्रोसेस होती है, द टॉप सिलेक्शन नीडल पुशेस द एंड डाउनवर्ड एंड बॉटम सिलेक्शन नीडल पुशेस द एंड अपवर्ड। तो दोस्तों जो हमारी सिलेक्शन नीडल्स होती है तो वो हमारे धागे को क्या करती है, पुश करती है। और कौन से धागे को कैसे पुश करती है, तो देखिए यहाँ पे बॉटम नीडल होती है वो सिलेक्टेड किए हुए एंड को अपवर्ड पुश करती है, और टॉप नीडल होती है वो सिलेक्ट किए हुए धागे को डाउनवर्ड पुश करती है। एट द सेम टाइम यार्न कैरियर स्टार्ट टू मूव टुवर्ड द यार्न ग्रिपर्स। तो दोस्तों सेम टाइम पे क्या होता है, जो यार्न कैरियर होता है वो मूव करना चालू करता है आपके यार्न ग्रिपर्स की तरफ। द टॉप एंड बॉटम हुक ऑफ यार्न कैरियर कैच द सेलेक्टेड एंड्स एंड कैरी देम इनटू द यार्न ग्रिपर्स। तो क्या होता है कि जो हमारा यार्न कैरियर्स होता है उसके अंदर जो हुक होते हैं, एक टॉप हुक होता है, एक बॉटम हुक होता है, वो आपके सेलेक्टेड किए हुए एंड्स को कैच कर लेता है और उनको जो यार्न ग्रिपर होता है उनके बीच में ले जाता है। अब दोस्तों देखिए ग्रिपर्स मतलब यार्न ग्रिपर्स। द मेन फंक्शन ऑफ यार्न ग्रिपर्स इज टू
होल्ड द सेलेक्टेड एंड्स ड्यूरिंग नोटिंग। तो दोस्तों जो हमारा ग्रिपर्स होते हैं तो उनका फंक्शन क्या होता है कि जो हमारा धागा होता है टॉप लेयर का और बॉटम लेयर का, उसको अच्छी तरीके से पकड़ के रखना, दबा के रखना। टू ग्रिपर्स आर यूज्ड इन द नोटिंग मशीन। नोटिंग मशीन के अंदर दो ग्रिपर्स प्रयोग किए जाते हैं। टॉप ग्रिपर होल्ड्स द एंड ऑफ टॉप लेयर एंड बॉटम ग्रिपर होल्ड्स द एंड ऑफ बॉटम लेयर। तो दोस्तों जो आपका ग्रिपर्स होते हैं उनमें जो टॉप ग्रिपर होता है वो टॉप लेयर के एंड को होल्ड करता है, और जो बॉटम का ग्रिपर होता है वो बॉटम लेयर के एंड को होल्ड करता है। द पुशिंग स्प्रिंग आर यूज टू क्रिएट एनफ ग्रिपिंग प्रेशर बिटवीन द ग्रिपिंग प्लेट ऑफ यार्न ग्रिपर। तो दोस्तों जो हमारे ग्रिपर्स होते हैं उनके अंदर प्रेशर बनाने के लिए पुशिंग स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। द ग्रिपिंग प्रेशर कैन बी एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ ए स्क्रू। दोस्तों ग्रिपर्स के अंदर स्क्रू लगे होते हैं, तो उन स्क्रू को ढीला करके या टाइट करके आप रिक्वायर्ड ग्रिपिंग प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं। देयर इज नीड टू चेंज ग्रिपिंग प्रेशर व्हेन वर्क काउंट इज चेंज। दोस्तों जब भी आपके नोटिंग के टाइम पे वर्क की काउंट चेंज होती है तो हमेशा आपको ग्रिपिंग प्रेशर चेंज करने की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों देखिए मेन कटर। The function of main cutter is to cut the tail off and after the gripping the end by gripper। तो दोस्तों जो मेन कटर होता है तो उसका फंक्शन होता है कि जैसे ही आपके जो ग्रिपर्स हैं उन्होंने आपके जो टॉप लेयर और बॉटम लेयर का एंड था उसको पकड़ लिया, तो पकड़ने के बाद में जो आपका मेन कटर होगा तो वो आपके धागे के टेल को या दोनों एंड्स के टेल को कट कर देता है। देयर आर टू कटर्स यूज्ड इन द नोटिंग मशीन। नोटिंग मशीन्स के अंदर जो मेन कटर होते हैं तो उनमें दो कटर होते हैं। तो दीज कटर्स वर्क्स पॉजिटिवली, और ये जो मेन कटर होते हैं ये पॉजिटिवली वर्क करते हैं, मतलब इनको मोशन ट्रांसमिट होता है, ये मैकेनिज्म से मोशन रिसीव करते हैं। टॉप कटर कट्स द टेल ऑफ टॉप एंड एंड बॉटम कटर कट्स द बॉटम एंड। दोस्तों जो टॉप कटर होता है वो टॉप लेयर के टेल को काटता है, और जो बॉटम कटर होता है वो बॉटम एंड के टेल को काटता है। अब दोस्तों देखिए नोटर हुक। व्हेन द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ बोथ द एंड्स आर कट। दोस्तों जब हमारे जो एंड्स होते हैं जो इसकी हम नोटिंग कर रहे होते हैं उनकी एक्स्ट्रा लेंथ कट हो जाती है, द नोटर हुक स्टार्ट टू रोटेट। तो जो नोटर हुक होता है वो रोटेट करना स्टार्ट करता है। द रैप्स बोथ द एंड्स टुगेदर विद इट एंड मेक्स ए लूप। तो क्या करता है कि जो आपके एंड्स हैं जिनकी हमें नोटिंग करनी है तो उनको अपने साथ में लपेट लेता है, रैप कर लेता है, और रैप करने के बाद में एक लूप बना देता है। नोटिंग नीडल्स। तो दोस्तों इसके बाद में नोटिंग नीडल्स का काम आता है। द नोटिंग नीडल इज फिटेड इन द होलो पाइप ऑफ नोटर हुक। तो दोस्तों ये जो हमारा नोटर हुक होता है उसके इनसाइड में एक नोटर नीडल होती है। इट मेक्स इन एंड आउट मूवमेंट ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो दोस्तों जो हमारी नोटिंग नीडल होती है वो क्या करती है कि जब नोटिंग के दौरान वो अंदर बाहर होती रहती है। व्हेन द लूप इज फॉर्म्ड, जैसे ही हमारा लूप बनता है दोनों एंड्स को मिला के, द नीडल कम्स आउट एंड कैचेज द एंड। तो जो नीडल होती है वो बाहर की ओर निकलती है आपके नोटर हुक से, और दोनों एंड्स को होती है वो कैच कर लेती है। नाउ द नॉट इज कंप्लीटेड। तो जो नोटर नीडल होती है वो लूप को पकड़ती है और अंदर की ओर खींचती है। तो जो खींचने से क्या होता है कि आपकी जो नोटिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे वेस्ट कटर। व्हेन द नोटिंग इज कंप्लीटेड नोटेड एंड्स हैव एक्स्ट्रा टेल लेंथ। तो दोस्तों जब हमारी नोटिंग होती है तो उस दौरान क्या होता है कि जो नोटिंग किए हुए एंड होते हैं
तो उनके जो टेल होते हैं तो वो जरूरत से ज्यादा बड़े होते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पास दीज नोटेड एंड्स थ्रू द आई ऑफ हील्ड वायर एंड डेंट ऑफ द रीड। चूंकि जो हमने नोटिंग की है तो उन एंड्स के जो टेल हैं जरूरत से ज्यादा बड़े होते हैं, तो उनको हम हील्ड वायर की आई से और रीड के डेंट से पास नहीं कर सकते हैं। इट नीड्स टू कट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ टेल। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो एक्स्ट्रा टेल लेंथ होती है उसको काटना पड़ता है। द वेस्ट कटर परफॉर्म्स दिस जॉब। तो ये जो वेस्ट कटर है हमारा, जो एक्स्ट्रा टेल लेंथ होती है उसको काट देता है। दोस्तों देखिए लीज पाइप। द लीज पाइप्स आर यूज्ड टू सेलेक्ट द एंड्स अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस। दोस्तों ये जो लीज पाइप होते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो हम लीज डालते हैं तो वो सीक्वेंस के अनुसार ही धागों को सेलेक्ट करने में मदद करते हैं। द लीज पाइप मेक्स अप एंड डाउन मूवमेंट एंड सेपरेट द एंड्स अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस। ये जो लीज पाइप होते हैं ऊपर और नीचे की तरफ मूव करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो हमारे बार्ब के सीट से जो धागे होते हैं वो सेपरेट होते रहते हैं, इससे कि क्रॉसिंग ना आए। तो दोस्तों अब हमने नोटिंग कर ली। नोटिंग करने के बाद में आपको मैंने सारे पार्ट के बारे में बता दिया, फंक्शन के बारे में बता दिया। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा प्रिकॉशंस ऑफ नोटिंग प्रोसेस। तो इसके पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, तभी आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि नोटिंग प्रोसेस के दौरान कौन कौन से जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने चाहिए या प्रिकॉशंस हैं वो लेने चाहिए। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो पहला प्रिकॉशंस है, द ड्रेसिंग ऑफ बोथ बार्ब शीट शुड बी डन परफेक्टली। हमारे टॉप बार्ब शीट और बॉटम बार्ब शीट की ड्रेसिंग अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ऑल द एंड्स शुड हैव एनफ एंड इक्वल टेंशन। जो हम ड्रेसिंग कर रहे हैं तो सारे धागों का टेंशन बराबर होना चाहिए। देयर शुड बी नो क्रॉसिंग एंड व्हेन द बार्ब शीट इज बीइंग क्लैम्प्ड। दोस्तों जब हम बार्ब शीट को क्लैम्प कर रहे हों तो वहाँ पे कोई क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। ईच बार्ब लेयर शुड बी क्लैम्प प्रॉपरली। दोस्तों प्रत्येक बार्ब शीट को अच्छी तरीके से क्लैम्प करना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी स्लिपेज बिटवीन क्लैम्प एंड यार्न। दोस्तों यार्न और क्लैम्प के बीच में कोई भी स्लीपेज नहीं होना चाहिए। द टेंशन ऑफ बार्ब शीट शुड बी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और जो बार्ब शीट का टेंशन जो नोटिंग के दौरान होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होना चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कि कितने टेंशन के ऊपर आपकी परफेक्ट नोटिंग हो रही है। द लेंथ ऑफ टेल ऑफ नोटेड एंड शुड बी एडजस्टेड प्रॉपरली बाय एडजस्टिंग मेन कटर। तो दोस्तों क्या होता है कि जो नोटिंग करते हैं तो उसकी जो टेल होती है तो उसको हम एडजस्ट करते हैं मैन कटर की एडजस्टमेंट से। द नॉट शुड बी फुली टाइट टू प्रिवेंट इट्स स्लीपेज। जो नॉट लग रही है हमारी वो परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें स्लीपेज नहीं होना चाहिए। इफ नॉट इज लूज्ड। दोस्तों यदि हमारी नॉट लूज लग रही है, द लेंथ ऑफ नोटिंग नीडल शुड बी एडजस्टेड बाय मेकिंग स्लाइड बेंड इन इट। तो क्या करना चाहिए कि जो हमारी नोटिंग नीडल है उसको हाथ से स्लाइड बेंड देके आप अपनी जो नोटिंग नीडल है उसकी लेंथ को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो उससे आपकी जो लूज नोट है वो टाइट हो जाएगी। द ग्रिपिंग प्रेशर शुड बी एडजस्टेड प्रॉपरली। जो हमारे ग्रिपर्स हैं उनका प्रेशर हमें प्रॉपरली एडजस्ट करना चाहिए। द एजेस ऑफ मैन कटर शुड बी एनफ शार्प टू कट द एंड्स। जो हमारा मशीन है नोटिंग मशीन उसके जो मैन कटर के ब्लेड हैं उनको शार्प होना चाहिए, जिससे कि आपके जो एंड्स हैं उनके टेल को काटने में परेशानी ना हो। द सिलेक्शन नीडल शुड बी चूज प्रिसाइजली। जो सिलेक्शन नीडल का जो सिलेक्शन है वो प्रॉपरली करना चाहिए अकॉर्डिंग टू काउंट। इनकरेक्ट सिलेक्शन में कॉज ऑफ डबल सिलेक्शन ऑफ एंड और सिलेक्शन फेलोर। दोस्तों यदि आपने जो सिलेक्शन नीडल को सही तरीके से नहीं चुना अकॉर्डिंग टू काउंट तो दोनों सिचुएशन हो सकते हैं, या तो आपका एंड मिसिंग हो सकता है या आपका डबल एंड सेलेक्ट हो सकता है। द वेस्ट कटर शुड वर्क प्रॉपरली। हमारे वेस्ट कटर को प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। इम्प्रॉपर वर्किंग ऑफ इट में कॉज टू ब्रेक द एंड्स। दोस्तों यदि हमारा वेस्ट कटर शार्प नहीं है, ब्लंट हो गया है, तो वो दिक्कत कर सकता है। उससे क्या होगा कि वो काटेगा तो नहीं, आपके जो नोट किए हुए धागे हैं उनको भी तोड़ सकता है।
द क्वालिटी ऑफ नोट्स शुड बी चेक्ड मैनुअली आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। दोस्तों, जब आपकी नोटिंग मशीन ऑटोमेटिकली चल रही होती है तो नोटर की ये जॉब होती है कि वो मैनुअली अपनी जो नोटिंग होती है उसकी क्वालिटी को चेक करता रहे। कटिंग एक्शन ऑफ मैन कटर शुड बी क्लीन। दोस्तों, जब हमारा कटर है, जो मैन कटर काट रहा है, तो उसका जो वर्क है वो क्लीन होना चाहिए। मतलब काटते समय जो आपके धागे हैं बिल्कुल साफ कटने चाहिए, उससे कोई भी फ्लफ वगैरह नहीं निकलना चाहिए। इफ देयर इज एनी फाइबरस पार्ट एट द टेल ऑफ एंड। दोस्तों, अगर आपका कटर सही काम नहीं करेगा तो फाइबरस मटेरियल आपको दिखाई पड़ेगा जो एंड का टेल है। इट में बी कॉट बाई ग्रिपर्स। ये आपके ग्रिपर्स के अंदर फंस जाएगा और फंसने के बाद में आपका ग्रिपिंग प्रेशर है वो कम हो सकता है। यार्न फीलर्स शुड वर्क प्रॉपरली। आपके जो यार्न फीलर हैं उनको सही तरीके से वर्क करना चाहिए। मशीन शुड बी क्लीन्ड बाई केरोसिन ऑयल। आपकी मशीन है उसको रेगुलर बेस पे एक मेंटेनेंस शेड्यूल के अनुसार उसको केरोसिन ऑयल से साफ करना चाहिए। मशीन शुड बी रन इन ए टब फिल्ड विद केरोसिन ऑयल फॉर हाफ एन आवर। तो इसके लिए जो नोटिंग मशीन के सप्लायर होते हैं वो टब प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं कि एक टेबल में फिट कर देते हैं, उसमें केरोसिन ऑयल भर देते हैं, उसके ऊपर मशीन रख देते हैं और मशीन रखने के बाद में पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं खाली मशीन को, और उसको हम आधा घंटे के लिए उसमें रन करते हैं। द ऑयलिंग ऑफ मशीन शुड बी प्रॉपरली। अब मशीन की जो ऑयलिंग है वो अकॉर्डिंग टू मेंटेनेंस शेड्यूल करनी चाहिए। फॉर ऑयलिंग ऑफ मशीन इट शुड बी रन इन द टब फील्ड विद स्विंग मशीन ऑयल ऑफ 22 नंबर फॉर हाफ एन आवर। तो दोस्तों, क्या करते हैं कि जैसे ही हम केरोसिन ऑयल से साफ करते हैं अपनी मशीन को, तो मशीन को साफ करने के बाद उसको बाहर निकाल के रख देते हैं कुछ देर के लिए, तो उससे आपका जो मशीन के अंदर जो भी केरोसिन ऑयल होता है वो धीरे धीरे करके नीचे गिर जाता है, और उसके बाद में फिर अपनी मशीन को आपको जो स्विंग मशीन ऑयल है उसके टब में रख के आधा घंटा चलाना है, तो उसके बाद में आपके मशीन की ऑयलिंग हो जाएगी। द मशीन शुड बी क्लीन्ड विद कंप्रेस्ड एयर बिफोर नोटिंग ईच टाइम। तो दोस्तों, जब भी आप अपने जो नोटिंग मशीन है उससे नोटिंग करें तो उसके पहले क्या करना चाहिए कि कंप्रेस्ड एयर लेके तो अपनी मशीन को साफ करना है, और ये ध्यान रखें कि जो कंप्रेस्ड एयर है तो उसका प्रेशर उसके जो कंप्रेस्ड एयर का जो वाल्व है तो उससे एडजस्ट कर लें, कम प्रेशर रखें। मूविंग पार्ट्स ऑफ ड्रेसिंग स्टैंड शुड बी ऑयल्ड प्रॉपरली। जो हमारा ड्रेसिंग स्टैंड है तो उसके जो मूविंग पार्ट हैं उनको रेगुलर बेस पे ऑयलिंग वगैरह और ग्रीसिंग वगैरह करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको नोटिंग मशीन के बारे में, नोटिंग प्रोसेस के बारे में, ड्रेसिंग के बारे में और प्रिकॉशंस के बारे में तो बहुत डीप जानकारी दी है। तो दोस्तों, देख के बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।